नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। लेक्चर 4 में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने बोला था कि 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर डेली चलेगा और जिन क्वेश्चन का संबंध ट्रेडिशनल है उनकी ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन को अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैंने आप सबसे पहले भी कहा था और आज ही हमारी चौथी क्लास है, यानी हम लोग 40वीं क्वेश्चन की तरफ निकल रहे हैं। देखो, अभी जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा हूं वो घटना चक्र और घटनासार से बेसिकली मैं इन क्वेश्चन को उठा रहा हूं, ठीक है ना। तो बस आपको इसकी प्रोडक्टिविटी तब पता चलेगी जब हम लोग कम से कम 30 क्लास कर लेंगे। आपसे एक सिंपल बात बोलूं, हर क्लास का 1 से 2 पेज में शॉर्ट नोट्स बना लो, हर क्लास का। और मेरी क्लास की क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके एक्सप्लेनेशन जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट उसका क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज को क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है। आइए आइए हम लोग एक एक बात को ध्यान से समझते हैं। देखिए, पहला क्या है, जो मैंने पहला क्वेश्चन उठाया आपका, वो आपका उठाया मैंने, ठीक है, इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन से। ध्यान देना, इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन से। तो देखो, मैंने क्या किया, चूंकि इन्फो जो जानकारी थी वो इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन को लिखी, तो मैंने क्या किया, सीधा इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन के पहले जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उससे रिलेटेड तथ्य मैंने क्या किया, क्वेश्चन में ही शामिल कर दिया। जैसे ध्यान देना, देखो कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसके द्वारा दिसंबर 2021 में क्या जारी किया गया, इसके द्वारा दिसंबर 2021 में आपका इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन को शुरू किया गया। कब? दिसंबर 2021 में। तो हमको एक फैक्ट मिल गया कि भाई इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन की शुरुआत कब की गई, तो दिसंबर 2021 में की गई, पहला। सेकेंड हमको फैक्ट क्या मिल गया, तो सेकेंड फैक्ट मिल गया कि भाई कि कौन सी मंत्रालय, किस मंत्रालय ने इसकी शुरुआत की, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय हो गया, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मिनिस्ट्री हो गया। अब आ जाइए, अच्छा, इसके लिए कुल कितना परिव्यय निर्धारित किया गया था, ठीक है, इसके लिए कुल कितना व्यय यानी फाइनेंशियल आउटले कितना निर्धारित किया गया था, तो भैया इसके लिए जो फाइनेंशियल आउटले था वो है आपका 76,000 करोड़, या उस समय के हिसाब से 10 बिलियन, 76,000 करोड़ रुपए की परिव्यय निर्धारित की गई थी। अब देखो, इसमें बेसिकली था क्या ना, ध्यान देना कि जो सेमीकंडक्टर्स की इंडियन जो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन था, इसमें बोला गया था, इसके बेसिकली 4 हम लोग कह सकते हैं पिलर्स थे। इसके बेसिकली क्या है, 4 पिलर्स थे, और इन चारों पिलर्स का, इन चारों घटक, 4 घटक क्या थे, तो पहला घटक इसका था कि सेमीकंडक्टर्स फैब्स की स्थापना करना। अभी भारत में पहला सेमीकंडक्टर फैब्स स्टेब्लिश किया गया, उसके लिए एसईजेड मतलब डिक्लेयर किया गया, तो उसके बारे में क्वेश्चन भी मैंने दिया है। तो पहला था, इसके घटक है सेमीकंडक्टर्स फैब की स्थापना करना। दूसरा क्या है, तो दूसरा है डिस्प्ले फैब्स की स्थापना करना। तीसरा क्या था, तो वो तीसरा जो आपका इसका घटक था वो था कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और एटीएमपी और ओएसएटी। अभी जो दो रिसेंट में जो 2 सेमीकंडक्टर्स की स्थापना की जा रही है वो आपकी क्या है, इसी तीसरे घटक से संबंधित है। दोनों कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और एटीएमपी से एक घटक का संबंध है और ओएसएटी से दूसरे घटक का। एटीएमपी ओएसएटी क्या है, बस थोड़ा देर को सब समझ में आएगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो तीसरे घटक का क्या हुआ, जो ये तीसरा घटक है इसी से संबंधित अभी 2 सेमीकंडक्टर्स की न्यू रखी गई, जिसकी वजह से ये आपका पूरी की पूरी कहानी दोबारा न्यूज में है। चौथा, तो चौथा आपका हो गया वो है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, ठीक है, ऐसा था कुछ, हाँ, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, ये आपका चौथा घटक था। अच्छा, अब ध्यान देना, फिर मैं इन चारों घटक को आप कहीं चाहो तो नोट डाउन कर लेना, ठीक है, ध्यान देना। तो हमने क्या देखा, आगे हम लोग आए तो कह रहा है हाल ही में गुजरात के धोलेरा में, ध्यान देना, गुजरात के धोलेरा में क्रिटिकल मैट्रिक्स लिमिटेड, ये ध्यान देना पहली कंपनी, क्रिटिकल मैट्रिक्स लिमिटेड, और कह रहा है आगे कि सूरत में सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई। अब मेरी बात समझ आए, अब यहां से करेंट हमारा इंपॉर्टेंट हो गया कि कहां से ये लिंक हुआ आपके इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन से। तो कह रहा हाल ही में क्या हुआ, गुजरात के धोलेरा में क्रिटिकल मैट्रिक्स लिमिटेड और सूरत में सूची सेमिकॉन प्राइवेट लिमिटेड की परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। और कह रहा है कि इस मंजूरी के साथ अब कुल कितने सेमीकंडक्टर, मतलब इस मिशन के तहत कुल कितनी परियोजनाओं को, ओवरऑल कुल कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति मिल गई, आपको बताना है। तो पहले तो क्वेश्चन हमारे लिए आप समझिए कि बेहद इंपॉर्टेंट है, मेरी बात समझिए। देखो, जो धोलेरा में क्रिटिकल, जो मैंने पहले आपसे क्या बताया कि जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और एटीएमपी ओएसएटी योजना है, उसी के वो थर्ड आपका घटक है।
इसी तीसरे घटक से दोनों योजनाओं का संबंध है, इन दोनों कंपनियों के द्वारा, ठीक है, इसी के बेस। तो जो आपका क्रिटिकल मैट्रिक्स लिमिटेड है धोलेरा में, ये आपका कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स और एटीएमपी बेस्ड क्या करेगी, ठीक है, जो यूनिट है उसकी स्थापना करेगी। ठीक है, देखिए एटीएमपी का फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं कि एटीएमपी का जो फुल फॉर्म आपकी बुक में लिखा है वो है असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग। ये अपने दिमाग में रखिएगा, एटीएमपी का फुल फॉर्म, ठीक है, आपकी बुक में कट्टा चक्र में लिखा है पेज नंबर 24 पे, ठीक है, वो लिखा है असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है, ध्यान देना। और जो ओएसएटी है उसका फुल फॉर्म लिखा है आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एवं टेस्ट, ठीक है, ध्यान देना, असेंबली एवं टेस्ट, ये ओएसएटी का फुल फॉर्म आपकी बुकलेट में लिखा गया है। अब ध्यान देना, तो हमने क्या समझ लिया भाई कि ये किस घटक से संबंधित है, किस घटक से रिलेटेड है, मेरी बात समझिए। अब हम लोग इसके आंसर्स को टिक करने की कोशिश करें तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 12। इसका आंसर क्या होगा, 12। जो दो नई परियोजनाएं हैं उन दोनों नई परियोजनाओं के बारे में, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं 10+02, 10+02, ठीक है ना। अब दिमाग में रखेंगे, यहां पे सूची से सूरत इजिली आप मैच करा लोगे कि कल को मान लो लोकेशन ही दे दिया तो सूची से सूरत आपको मैच कराना मेरी भाई इजी है, ठीक है, आप समझोगे। दूसरा अपने दिमाग में धोलेरा रख लो, दूसरा धोलेरा अपने दिमाग में रख लो, ठीक है। अच्छा, एक चीज कि जो अपना क्रैश कोर्स है यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और बीईओ की जीएस को लेके, ठीक है, मैं बताऊं कि एकदम बेहतरीन प्लान के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल हमने हिस्ट्री को लेके मेरी क्या प्लान है, क्योंकि हिस्ट्री मैं ही कराऊंगा, तो मैंने हिस्ट्री को लेके अपनी स्ट्रेटजी लगभग 40 मिनट में बताया है कि किस एरिया से कितने क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, क्वेश्चन क्या क्या नेचर है, हमको कहां फोकस होना चाहिए, एक एक पॉइंट पे चर्चा किया हूं, ठीक है। आज मेरी पहली क्लास एंशिएंट हिस्ट्री की जाएगी, ठीक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि चूंकि इस क्लास के बाद आपको जीएस के लिए इन तीनों ही परीक्षाओं को परेशान नहीं होना पड़ेगा, बस प्रैक्टिस करना है। और ठीक है, अब जो सब्स्टिट्यूट है यानी हिंदी वगैरह के लिए बीईओ और आरओ में थोड़ा सा बस वहीं फोकस होना पड़ेगा, ठीक है, बट जीएस का सारा काम आपका यहीं से समाप्त हो जाएगा। तो बैच स्टार्ट है 3 अगस्त से। थोड़ा मैसेज की संख्या ज्यादा तो हो सकता है कभी रिप्लाई में थोड़ा डिले हो जाए, बट 7800043424 पे आप व्हाट्सएप कर देना, हम इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा विद डिस्काउंट आपको शेयर कर देंगे, ठीक है ना। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, एक चीज और मेरे भाई, कल क्या ना एक्चुअली सेकेंड नंबर क्लास में थोड़ा मुझसे आर्टिकल 137 क्या ना जुडिशियल रिव्यू से निकल गया कि न्यायिक समीक्षा से इसका संबंध है, ठीक है, वो ये थोड़ा सा मेरे से गलती निकल गई थी और किसी भाई ने इस चीज को, ठीक है, पिन भी किया था। वो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने बताया, मतलब पिन किया, वो मैं तुरंत समझ गया कि ठीक है वो हो गया कांड, ठीक है। तो 137 अपने दिमाग में रखिएगा। देखिए 137 क्या ना, जैसे मान लो कि सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, कोई सुप्रीम कोर्ट किसी मुद्दे पे जजमेंट दे रही है, ठीक है, तो हियरिंग में क्या था, कितनी बार प्रोसीजर गलती हो जाती है, ठीक है, यानी प्रक्रियात्मक गलती हो जाती है या कुछ फैक्चुअल एरर्स होते हैं, तो इनके बेस क्या था, और सुप्रीम कोर्ट निर्णय क्या देती है, इन्हीं के बेस जाके निर्णय देती है। तो यानी क्या, निर्णय में अगर तथ्यात्मक गलतियां हैं, ये है, ठीक है, इसके बेस्ड कोई निर्णय आ गया, बाद में कोई सही जानकारी आती है, तो सिंपल सी बात है, आपको ये पता है कि भाई कि जजमेंट का रिव्यू होना चाहिए। तो आर्टिकल 137 द पावर ऑफ रिव्यू इट्स ऑन जजमेंट और ऑर्डर, यानी सुप्रीम कोर्ट का है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई जजमेंट देती है, कोई ऑर्डर देती है, तो उसको क्या कर सकती है, उसको रिव्यू कर सकती है। इसका संबंध आर्टिकल 137 से। जैसे आपको याद होगा, पहले सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शक्तियां हैं वो फंडामेंटल राइट्स तक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में फंडामेंटल राइट्स तक नहीं मानी। मेरी बात समझ गए, उस पर एक सीमा लगाया गया, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट अलग है, समझ जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, आर्टिकल 137 हम लोग अपने दिमाग में रख लिए, ये एक फैक्चुअल एरर था मेरे से जिसको मैंने सुधार दिया। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन आपका है, ये भी आपका, ठीक है, एक्चुअली ये बड़ा टॉपिक था जो सेमीकंडक्टर्स में था, एक शॉर्ट सा मैंने फैक्ट आपके दिमाग में रखा है कि देखिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अभी क्या किया है, वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, जो पहली, आपको पता है जो पहली इसकी घटक है इंडिया सेमीकंडक्टर्स मिशन का, कि सेमीकंडक्टर्स फैब की स्थापना करना। एक्चुअली जो सेमीकंडक्टर्स फैब्स होते हैं ना, यही क्या है कि सिलिकॉन वेफर पर वास्तविक चिप निर्माण किया जाता है इसी फैब्स में, सेमीकंडक्टर्स फैब्स में। तो वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर्स निर्माण के लिए कह रहा है कि किस स्थान पर, ये तो क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि किस स्थान पर, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, क्या हो रहा है किस स्थान पर। तो पहले आप क्वेश्चन को समझो। कह रहा अभी हाल ही में क्या हुआ, वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय ने वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर्स को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान देना, ठीक है, कॉमर्शियली सेमीकंडक्टर्स के मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए
टाटा ग्रुप की कंपनी है टाटा सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये क्या है, ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, टाटा सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड। कह रहा है कि इस संयंत्र के लिए, ठीक है, जो आपका धोलेरा रीजन है वहां पे क्या किया, SCZ, ठीक है, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषित किया धोलेरा में। ठीक है, तो क्वेश्चन भी यही है, क्योंकि धोलेरा मेरे मुंह से पहले ही निकल गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा आपका गुजरात। आप बोलोगे कि सर ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स फैब के लिए ये भारत का क्या है, ये सेमीकंडक्टर्स फैब के लिए इसका ये SCZ घोषित किया गया है, और भारत का पहला सेमीकंडक्टर्स फैब है ये भारत का क्या है, पहला सेमीकंडक्टर्स फैब है। यानी डिस्प्ले जो फैब्स है, मतलब डिस्प्ले निर्माण की ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। ठीक है, तो तीनों बाकी जो तीनों पिलर्स हैं उसमें खोले जा चुके हैं, लेकिन भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहां खोला गया, वो धोलेरा में। ये इंपॉर्टेंट बात होगी। और चूंकि पता है इन पूरे घटकों में सबसे इंपॉर्टेंट घटक क्या है, यही घटक है। किसने खोला, टाटा की कंपनी ने। कहा, मेरी बात समझ गए, किसके तहत, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने इसको के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उस प्रयोगशाला के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन लिख दिया है कि उस प्रयोगशाला का नाम है नमो सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी। अच्छा, एक सॉरी, ये तो एक वो हो गया। एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने ना नमो सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी के ऊपर भी लिखा, ये आपकी बुक में ही लिखा भी गया था नमो सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी के बारे में। कह कि नमो सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी की स्थापना भी कहां की गई, तो ये की गई IIT भुवनेश्वर में नमो सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड लेबोरेटरी की स्थापना की गई IIT भुवनेश्वर में। ठीक है, किस मंत्रालय ने इसको इस बात की मंजूरी दी, तो कह रहा है केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो बेसिकली इस मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी, तो अश्विनी वैष्णव जी मंत्री हैं, तो सिंपल सा उद्घाटन यही करेंगे। कह रहा कि अब ये जो नमो सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी है, इसका फंडिंग कहां से किया जाएगा, तो कह रहा है कि MP लैड्स परियोजना से किया जाएगा। कहां से, MP लैड्स परियोजना से। और इसकी लागत कितनी है, तो 4.95 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये 4.95 करोड़ आपको याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा कि नमो सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी के संबंध में इसकी फंडिंग और कहां पे ये लेबोरेटरी की स्थापना की गई, कहां पे इस लेबोरेटरी की स्थापना की गई। ठीक है मेरे भाई, ये दो चीज अपने दिमाग में रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है एडिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ठीक है, देखिए यूपी PCS के लिए हमने क्या किया है, प्रीलिम्स की हमारी ऑलरेडी टेस्ट सीरीज भी चल रही है इस संडे से। ठीक है, हम उसको रिस्ट्रक्चर्ड करके वापस आपको दे रहे हैं। ठीक, कोई भी पेपर आपको छूटेगा नहीं, आपको एक रिस्ट्रक्चर वापस दिया जाएगा। तो आप अगर अभी आप कहीं प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया या नहीं दे रहे हो, तो कोशिश करके आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हो। देखो हमने क्या किया, जब हमने क्रैश कोर्स को स्टार्ट किया तो पहले हमने क्या किया था, जैसे हमारी क्रैश कोर्स स्टार्ट थे तो हमारी क्रैश कोर्स के पहले हमारी टेस्ट सीरीज की फीस 999। तो हमने क्या किया कि भाई इसको काट के, ठीक है, अब अपनी फीस हमने 799 कर दी है। जो क्रैश कोर्स में है उनके लिए इसको भी काट के हमने क्या कर दिया है, 599 अपनी फीस रख दी है टेस्ट सीरीज की। तो आप, ठीक है, अगर आप में से कोई मतलब रिवीजन बैच में है तो वो टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहे तो उसको टेस्ट सीरीज को भी 599 मिल जाएगा, लेकिन आपको बता देना पड़ेगा कि मैं इस बैच में जुड़ गया हूं। ठीक है, जो लोग पहले टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले रहे होंगे और बाद में क्रैश कोर्स में होंगे तो परेशान मत होना, हम लोग आगे कभी, अभी मेंस की बारी है, अभी UPRO की बारी है, हम आगे इस चीज को कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, परेशान नहीं रहेगा आप लोग। अब अगला देखिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है बहुत। ठीक है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक मतलब इसको सीरीज को कंटिन्यू जरूर रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या एकदम प्यारा सा फैक्ट आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये सब लोग ने पढ़ा जरूर होगा। देखो सब लोगों ने क्या पढ़ा होगा कि भारत की पहली कागज रहित न्यायपालिका, पेपरलेस जुडिशरी किसको घोषित किया गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम। इसका आंसर आ जाएगा सिक्किम। ठीक है, तो ये तो मान लो सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन आपको क्या ये पता है, मान लो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, क्या आपको ये पता है कि अभी गंगटोक में एक मीटिंग थी, एक सम्मेलन था, गंगटोक में जो सम्मेलन था उसका नाम था प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन। जानना क्या सम्मेलन का नाम था, टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, थोड़ी मेरी इंग्लिश कमजोर है तो फ्लो उतना अच्छा बन नहीं पाता है। ठीक है, तो कह रहा प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन, ये सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया, इस सम्मेलन का आयोजन किया गया गंगटोक में। मान लो कल को प्रीलिम्स में आपसे यही क्वेश्चन पूछते कि प्रौद्योगिकी और न्यायिक शिक्षा सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था, आप बोलोगे सर देखिए कितनी छोटी छोटी बातों को आजकल पेपर में दिया जा रहा है, लेकिन हम इस बात को फोकस करना भूल जाएंगे कि इसी सम्मेलन में सिक्किम को क्या किया गया, पेपरलेस जुडिशरी डिक्लेयर किया गया। क्या बोला गया, पेपरलेस जुडिशरी।
क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट तथ्य हमको कहां मिला, तो इसी कॉन्फ्रेंस में मिला, इसलिए कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मेरी बात समझ गए? आ जाओ। अब देखो, मैंने सिक्किम के बारे में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आता है। ठीक है, तो पहली बात देखो, सिक्किम शुरुआत से भारत संघ का हिस्सा नहीं था। हमको पता है सिक्किम, आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं हूं, नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे। देखो, सिक्किम के बारे में हम लोग दो फैक्ट्स अपने दिमाग में रखेंगे पॉलिटी से। तो एक आपका, ठीक है, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 35, 35वां संविधान संशोधन, और एक है 36। मेरी बात समझ गए? 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और एक आपका फैक्ट है 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। देखो, पॉलिटी से रिलेटेड सिक्किम के बारे में 3 फैक्ट है, तीसरा वाला लिखा हो कि नहीं लिखा हो, ये भी देख लो। ठीक है, ठीक है, नहीं लिखा हो, लेकिन हमको पता है आर्टिकल 371F, अगर मैं सही हूं, मैं इस फैक्ट को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहूंगा। ठीक है, हालांकि मुझे पता है कि मैं सही हूं, बट मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं। ठीक है, सही है, ठीक है, दादरा। तो 35th आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो हमने सिक्किम को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या बनाया? एसोसिएट स्टेट बनाया। ठीक है, दादरा, यानी एसोसिएट स्टेट के रूप में हम इसको शामिल किए। सिक्किम हमारा क्या बना? एसोसिएट स्टेट बना। फिर हमने क्या किया? 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और इसके तहत हमने सिक्किम को अपना पूर्ण राज्य बनाया। क्या बनाया मेरे भाई? हमने सिक्किम को अपना पूर्ण राज्य बनाया। तो सिक्किम 35वें संविधान संशोधन से हमारा क्या बना? हमारा एसोसिएट स्टेट बना, और 36वें से क्या बना? पूर्ण राज्य बना। 36वें से पूर्ण राज्य बना। अब देखो, आर्टिकल 371F मैंने क्यों लिखा? क्योंकि हमको पता है आर्टिकल 371, ये पूरा आप लोग याद करोगे, होमवर्क देता हूं पूरा आपको याद करना। आर्टिकल 371 में क्या है, और इसके वजह से सब आर्टिकल्स इसके हैं। ठीक है, लगभग 10 या 11 आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब देखो 371F क्या कहता है? यह सिक्किम के लिए अस्थाई स्पेशल प्रोविजन, यानी विशेष उपबंध देता है। विशेष उपबंध की बात करता है, स्पेशल प्रोविजन है किसके, किसको लेके? 371F में सिक्किम को लेके। तो ये सिक्किम से रिलेटेड हमने क्या देखा भाई? ये 3 पॉलिटी से रिलेटेड हमने फैक्ट्स देख लिया। 3 हमने क्या देखा? पॉलिटी से संबंधित हमने तथ्य को समझ लिया, देख लिया। आगे मेरी बात समझ में आगे आ जाओ। कह रहा है कि जब सिक्किम क्या है, भारत का मतलब में शामिल नहीं हुआ था, तब तक यहां पे क्या था कि एक डायनेस्टी का शासन था, वो था नामग्याल राजवंश। नामग्याल राजवंश। आगे देखिए, मैंने लिखा है कि यहां पे एक रिवर है, उस रिवर का नाम है क्या है? तीस्ता रिवर। और ये रिवर कहां से निकलती है? चोलामू झील। चोलामू झील से इस रिवर का उद्गम होता है, और इस रिवर को क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम। ठीक है, यहां पे नाथुला और जिलेपला, ये क्या है? ये महत्वपूर्ण पासेस है। यूपीपीसी 2025 में पासेस पे क्वेश्चन आया है। यहां पे एक त्योहार मनाया जाता है, उसका नाम है लोसांग। ठीक है, एक प्रसिद्ध यहां का त्योहार है। नेक्स्ट मेरे प्यारे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसके बारे में हम लोग ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन को देखेंगे, वो है सीआईसी को लेके। देखिए, बार बार एक बात उठती है कि क्या बीसीसीआई, ठीक है, आरटीआई एक्ट के अंतर्गत शामिल है या नहीं। तो देखो, यहां पे क्वेश्चन, पहले मैंने क्वेश्चन क्या दिया, ध्यान से देखना। हम मेरा मतलब ऑप्शन तो मैंने बहुत सिंपल सेट किया, मतलब क्वेश्चंस बहुत सोच के बनाया, मेरी बात ध्यान देना। ठीक है, कह रहा है कि सीआईसी ने हाल ही में किस वाद में एक निर्णय लिया। तो जिस वाद में वो निर्णय लिया, मैंने वो वाद क्या किया, आपसे क्वेश्चन बना दिया है। मेरी बात समझ गए? अब आगे ध्यान से देखना, आगे ध्यान से देखना मैंने क्या बोल रहा हूं। कह रहा है कि बीसीसीआई के बारे में कह रहा है कि बीसीसीआई, ठीक है, क्या आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत जो पब्लिक अथॉरिटी है वो नहीं है। यानी सीआईसी एक जवाब देता है, किसी वाद में एक जवाब देता है, और सीआईसी क्या जवाब देता है? सीआईसी कहता है कि भैया जो बीसीसीआई है वो क्या है? यह पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। क्या है? पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो कल को मान लो क्या करे कि ऐसे लिख दे कि निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत क्या है कि पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, या पब्लिक अथॉरिटी है।
तो हमको वहां पे पहचानना होगा कि यहाँ पे बीसीसीआई लिखेगा, काट देना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो सिंपल क्वेश्चन आता ही है कि भाई कि आरटीआई एक्ट कब अधिनियमित किया गया, तो देखो यहाँ पे लिखा है 2005 में। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कहूंगा मेरी करंट अफेयर से आया है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब सीआईसी के ऊपर भी क्वेश्चन आएगा तो मैं बोलूंगा करंट अफेयर से है, क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ अपनी, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो ये वाद का नाम याद करना है, तो वाद है कौन, गीता रानी बनाम युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय। ये वाद है जिसमें सीआईसी ने ये निर्णय दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सीआईसी के बारे में, ध्यान देना। देखो सीआईसी गैर संवैधानिक संस्था है, यानी सांविधिक संस्था है, ठीक है। पहली फैक्ट अपने दिमाग में ये रखो, इसका गठन क्या है, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत हुआ है, 2005 के तहत। इसमें क्या है, एक होगा आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और इसमें 10, अधिकतम 10, कंपलसरी नहीं है कि 10 होंगे ही कह रहा है, लेकिन अधिकतम 10 क्या होंगे, अन्य सूचना आयुक्त यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। 10 अन्य, ठीक है, 10 अन्य, यानी अधिकतम 10 हो सकते हैं। यानी इनका संगठन अधिकतम का जाएगा 11 जगह, 1+10। बात समझ गए। अब बात आती है कि जो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनकी नियुक्ति, या जो अदर इलेक्शन कमिश्नर बोल दिया, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है। तो देखो नियुक्ति तो इनकी राष्ट्रपति करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति जिन्हें चाहे उन्हें क्या बना दे, उन्हें बना दे, ठीक है। नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति तो उनकी प्रेसिडेंट ही करता है, ठीक है। नियुक्ति तो इनकी प्रेसिडेंट ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है, हिंदी में देता हूं, राष्ट्रपति ही करता है। लेकिन राष्ट्रपति क्या करता है, ये जो निर्णय लेता है वो एक सिलेक्शन कमेटी के सुझावों के अनुसार लेता है, एक सिलेक्शन कमेटी के सुझाव। अब इस सिलेक्शन कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स में एक तो अपने प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, जो प्रधानमंत्री होंगे, इस सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष होंगे। दूसरा जो लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, यानी जो हम लोग कह सकते हैं जैसे अभी राहुल गांधी जी है, ठीक है ना। और तीसरा प्रधानमंत्री जिस कैबिनेट मंत्री को नामित कर दे वो तीसरा कैबिनेट मंत्री। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव होती है, या हम लोग जो सत्ताधारी दल होता है, उसकी इसमें पकड़ होती है, वो जिसे चाहे वो बन सकेगी। 2:1 से जिसका नाम जाएगा वो बन जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। अच्छा टेन्योर पहले देखिए चेंजिंग यहां हुआ है, पहले जो इनका टेन्योर था, ठीक है, वो कुछ अलग था, बताओगे क्या था, लेकिन अब चेंज करके इनका टेन्योर 3 साल और 65,000 जो पहले पूरा हो, ठीक है, वो इनका टेन्योर कर दिया है। अब देखिए इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है, पद पे नियुक्ति तो देख लिया, हटाया कैसे जा सकता है। तो भाई अगर कोई कदाचार, मिसबिहेवियर साबित हो जाए, ठीक है, या इनके जो कैपेसिटी है, अक्षमता जो है वो साबित हो जाए कि भाई ये अपने पद पर दायित्वों के निर्वहन के योग्य नहीं है, ठीक है, अक्षम है, ये साबित हो जाए, तो यानी मिसबिहेवियर साबित हो जाए या इनकी अक्षमता साबित हो जाए, तो इसके आधार पर यह मामला राष्ट्रपति के पास जा सकता है। लेकिन राष्ट्रपति अपने से नहीं हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ये पूरा मामला कहां जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, एक जांच कमेटी बैठेगी, फिर जो उसका रिपोर्ट आएगा उसी के आधार पर राष्ट्रपति इनको हटाएंगे पद से, ठीक है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट तो करेंट अफेयर है, बहुत प्यारा सा करेंट अफेयर, ध्यान देना, ठीक है। ये इतना प्यारा करेंट अफेयर है कि पेपर में आएगा, ठीक है। देखो पंचायतों में भी हैवी कंपटीशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए क्या हुआ, पंचायत विकास सूचकांक जारी किया जा रहा है, ठीक है, जो आपका पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जारी किया जा रहा है। अभी इसका 2.0 यानी दूसरा संस्करण जारी किया गया। अब मेरी बात समझना भाई, क्या कह रहा है इसमें कि जो फ्रंट, इसमें कई कैटेगरीज है, हमको बेसिकली फ्रंट रनर कैटेगरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है देखो जो फ्रंट रनर कैटेगरीज हैं, ठीक है, देखो देश में कई पंचायतें, मतलब हर राज्यों में की अनेक पंचायतें, लेकिन सभी पंचायतों ने भाग नहीं लिया, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, नहीं ठीक है, ये स्टेटमेंट कर देना, सभी पंचायतों ने भाग नहीं लिया। अभी मैं समझा रहा हूं, बोला हूं, मतलब सभी पंचायतों ने भाग लिया, लगभग सभी पंचायतों ने भाग लिया, ठीक है। मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, निकल कुछ हो गया। अभी मैं समझा रहा हूं क्या बोलना चाह रहा हूं। कह रहा है कि जो फ्रंट रनर श्रेणी है, सर्वाधिक पंचायतों के साथ त्रिपुरा देश में प्रथम स्थान पे, त्रिपुरा देश में प्रथम स्थान पे मौजूद है। अच्छा ये क्यों है, देखो त्रिपुरा में कह रहा है, ध्यान देना, ये फैक्ट समझना, यहाँ पे त्रिपुरा में 1176 पंचायतें, हो सकता हो कि एक आज ज्यादा हो, पार्टिसिपेट ना की हो, बट जो बुक में लिखा है कि 1176 पंचायतों ने इसमें पार्टिसिपेट किया त्रिपुरा की, और फ्रंट रनर की कैटेगरी में 943 पंचायतें शामिल है। कितनी,
943। तो अगर हम इसका मोटा मोटा परसेंटेज निकाल ले तो ये 80% प्लस जाता है। कितना जाता है? 80% प्लस ही आपका परसेंटेज जाएगा, ठीक है, 80.2% के करीब में जाएगा, ठीक है। तो अब समझना, तो संख्या के छोटा भले है त्रिपुरा, लेकिन संख्या के मामले में भी फ्रंट रनर पंचायतें कहां पे जाते हैं? तो फ्रंट रनर पंचायतें आपकी त्रिपुरा में ही जाते हैं। मेरी बात समझ गए? त्रिपुरा में ही जाते हैं। और कल को अगर परसेंटेज में मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन आए तो भी त्रिपुरा ही जाते हैं, तो भी मतलब क्योंकि उसकी 1173 पंचायतों में से 943 पंचायतों ने क्या किया? फ्रंट रनर की कैटेगरी में गई। तो इसमें भी त्रिपुरा ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में? अच्छा, अब समझो, कल को मान लो कि संख्या के अनुसार, जैसे मान लो यूपी में बड़ा राज्य है तो ज्यादा पंचायतें होंगी, तो कह रहा है संख्या के अनुसार अगर कल को फ्रंट रनर है या परसेंटेज के अनुसार है तो त्रिपुरा तो फर्स्ट होगा। लेकिन संख्या के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ऑर्डर लगाएं, ठीक है, दूसरा पिन सेलेक्ट कर लेता हूं, संख्या के अकॉर्डिंग कलर दूसरा कलर, त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा के बाद से दूसरे नंबर पे आपका, ठीक है, यहां पे जानना, केरल हो गया, दूसरे पे आपका केरल हो गया, जानना, ठीक है, दूसरे पे आपका केरल। एक बार मैं, दूसरे पे केरल नहीं है सर, दूसरे पे तेलंगाना है सर, हाँ, ठीक है, देखिए मैं भी फैक्ट्स भूल जा रहा हूं, ठीक है। दूसरे पे आपका संख्या के अकॉर्डिंग आपका तेलंगाना है, और थर्ड पे आपका, ठीक है, थर्ड पे आपका आंध्रा है। आपको ये इतना नहीं याद करना है, बट ये दो याद करना, क्योंकि परसेंटेज में तो त्रिपुरा ही पहला है, लेकिन तेलंगाना परसेंटेज में दूसरा नहीं है, केरल है परसेंटेज में दूसरा, ठीक है। तो एटलीस्ट हमको टॉप 2 याद करना पड़ेगा, त्रिपुरा तेलंगाना संख्या में और त्रिपुरा केरल परसेंटेज में। अब वो केरल का परसेंट केवल 10% है, यानी केरल की केवल 10% पंचायतें क्या है? फ्रंट रनर है। त्रिपुरा की 80%। अब त्रिपुरा का ग्रोथ देखो, डिफरेंस देखो फर्स्ट और सेकंड में। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि तेलंगाना दूसरे पे, आंध्रा तीसरे पे, ओडिशा चौथे पे। ये क्या है? ये संख्या के अकॉर्डिंग है, ये संख्या के। लेकिन आप परसेंटेज पे जाओगे, परसेंटेज पे जाओगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा? त्रिपुरा मिलेगा, त्रिपुरा के बाद से केरल मिलेगा, ठीक है, ये केरल दूसरे पे हो गया, और तीसरे पे आपका आता है, ठीक है, यहां पे ओडिशा, ओडिशा, ठीक है। फैक्ट्स को याद करना पड़ेगा, फैक्ट्स थोड़ा भूल जाएगा, ठीक है, क्योंकि, ठीक है, मैं ही देखिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फैक्ट्स को भूल जा रहा हूं, ठीक है ना, समझ गए? तो ये अपने दिमाग में ऑर्डर दिमाग में रखिएगा। अच्छा, तीसरा मानो, अब थोड़ा सा 5 क्वेश्चन बहुत सिंपल सा रखा हूं, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी फेज 3 स्टार्ट किया गया, ठीक है। हमको पता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? तो 25 दिसंबर सन 2000 में, ध्यान देना, 25 दिसंबर सन 2000 में इस योजना को प्रारंभ किया गया था। उद्देश्य सिंपल था कि जो गांव है उनको मुख्य सड़कों से कनेक्ट कराना, ठीक है, कनेक्टिविटी में वृद्धि कराना। अभी क्या हुआ कि इस योजना को विस्तार कर दिया गया, और विस्तार किया गया मार्च 2028 तक। लेकिन आप अंदर कंटेंट पढ़ोगे तो एक डिफरेंस है। जो मैदानी क्षेत्र है, जो फील्ड एरिया है, उसके लिए ये टाइम अलग है, और जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो हिली एरिया है, ठीक है, उनके लिए टाइम अलग है। मैदानी क्षेत्र के लिए क्या है? मार्च 2028 तक विस्तारित है, लेकिन हिली एरिया के लिए मार्च 2029 तक विस्तारित है। एक फैक्ट ये है। और जो इसमें परिव्यय निर्धारित किया गया, यहां पे लिखा कोई परिव्यय नहीं, तो परिव्यय जो इसमें निर्धारित किया गया है वो 83,977 करोड़ रुपए परिव्यय, यानी परिव्यय कितना? 83,977 करोड़ रुपए ये निर्धारित किया गया। तो इसका आंसर बन गया आपका ये। अब ये हिली एरिया के लिए ध्यान देना ना, तो अभी नियरेस्ट क्वेश्चन आता ना कि भाई कौन सबसे नजदीक सही है, तो मैदान वाला भाई संख्या ज्यादा होगा, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने अफ्रीका में क्या है ना, थोड़ा बीमारी को लेके, गरीबी को लेके बड़ा
जघन देश है, ठीक है। कह रहे जानलेवा बीमारी अपना तांडव मचा रही है, तो भारत ने क्या किया कि भाई उनकी स्वास्थ्य देखभाल को लेके कुछ मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया। कितना? लगभग 45.5 टन चिकित्सा सहायता प्रदान की। कह रहे किस देश में और किस बीमारी, सॉरी अफ्रीका के लिए किस बीमारी में? तो यहाँ पे एक्चुअली देखो इबोला वायरस यहाँ पे काफी तांडव मचाया हुआ है। कौन सा? इबोला वायरस। और इबोला हमको पता है कि इबोला एक रिवर है। किस देश की रिवर है बताओगे क्या? इबोला क्या है? एक रिवर है, ठीक है। और इसी रिवर में चूंकि पहली बार ये वायरस पाया गया, इसका नाम इबोला पड़ा। 1976 में पहली बार ये वायरस पाया गया। यार ये चीज दिमाग में नहीं रखना है, ठीक है। आप बस ये बताओ इबोला रिवर किस देश से संबंधित है? क्या लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो है, ठीक है, या कोई और है? बताइए। इसका आंसर हो गया इबोला वायरस। 28 नंबर क्वेश्चन आइए। कह रहा भैया रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या करता है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है। तो जो 26 वाला प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो हाल ही में जारी हुआ, इसमें भारत को कितनी रैंक है? 157th, 157वीं रैंक है। कितना? 157th, ठीक है। भारत को, ठीक है, यहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि भारत को किस कैटेगरी में शामिल, चलिए आप बताइए, भारत को किस कैटेगरी में शामिल किया गया है? 5 श्रेणियां इसकी, किस कैटेगरी में या किस श्रेणी में शामिल किया? कमेंट बॉक्स में बताइए। ये अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का ऑनलाइनर है, वहां पे क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैं बता इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको पता चले कि चीजें हम ठीक है कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। ये मतलब ये बताओ ना, ये थोड़ा सा हो जाना तो 30-35 क्लास, फिर आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी और फिर लोगों को भी पता चलेगी, ठीक है। मैं इसी के लिए थोड़ा धैर्य बनाया हूं। देखो अभी हुआ क्या, कह रहा कि बाल्टिक सागर क्षेत्र में नाटो का नया सामरिक कमान केंद्र स्थापित किया गया, करने की घोषणा की। क्या? सामरिक कमान केंद्र, ठीक है, ध्यान देना, स्ट्रेटेजिक कमांड सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। किस देश ने? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैं सीधा आंसर पे जाता हूं, जर्मनी और नीदरलैंड। इसका आंसर क्या है? जर्मनी और नीदरलैंड, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का है। देखो ओपेक से अभी क्या हुआ, ओपेक से यूएई ने घोषणा किया कि भाई कि हम क्या है, अब ओपेक से खुद को बाहर कर रहे हैं। यूएई ने घोषणा किया कि हम ओपेक से खुद को बाहर कर रहे हैं। ओपेक है क्या? तो ओपेक की ध्यान रखना, बगदाद सम्मेलन में 1960 में ओपेक, क्योंकि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, ठीक है, इसकी स्थापना की गई। तो ओपेक की स्थापना कब की गई? 1960 में। ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पे है? वियना, ऑस्ट्रिया वियना में, ठीक है। कह रहा कि पहले इसका हेडक्वार्टर कह रहा है कि जिनेवा था, बाद में इसको वियना ट्रांसफर कर दिया, यानी जिनेवा से इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां चला गया? वियना चला गया, ठीक है। इसके संस्थापक सदस्य में देखिए कौन है? ईरान है, इराक है, कुवैत है, सऊदी अरब है, वेनेजुएला है। यानी संस्थापक सदस्य में यूएई नहीं था। संस्थापक सदस्य में यूएई नहीं था। संस्थापक सदस्य कौन है? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। बाद में इससे 6 देश और जुड़ते, यानी 2, 3, 4, 5 देश पहले थे, 7 देश और जुड़ते हैं और देशों की संख्या 12 हो जाती है। लेकिन चूंकि यूएई बाहर हो गया तो अब वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 11, ठीक है। ये एक रिपोर्ट जारी करता है, वो है वर्ल्ड ऑयल आउटलुक, ठीक है। ये बेसिकली ऑयल के ऊपर एक ओवरऑल रिपोर्ट देती है। कह रहा है इसमें आपका वर्तमान देशों में अल्जीरिया है, कांगो है, इक्वेटोरियल गिनी है, गबोन है, ईरान है, इराक है, कुवैत है, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, वेनेजुएला, ये इसके, ठीक है, ये इसके कंट्री है, ठीक है, ध्यान रखना। ओपेक प्लस में क्या है कि जो ओपेक, देखो ओपेक प्लस की स्थापना कब हुई? वर्ष 2016 में ओपेक प्लस की स्थापना वियना समझौते के तहत, वियना समझौते के साथ। कह रहा है कि इसमें क्या है? ओपेक सदस्य हैं प्लस गैर क्या है? 10 नॉन ओपेक मेंबर्स हैं। तो अभी ओपेक मेंबर की संख्या कितनी है? 11 है, यूएई बाहर हो गया, और इसमें 10 नॉन ओपेक है, यानी टोटल कितने हो गया? ठीक है, टोटल आपका हो गया 21 मेंबर्स इसमें हो गए। अब यहाँ पे जो गैर ओपेक मेंबर्स तुमने ऊपर देख लिया, तो गैर ओपेक, नॉन ओपेक, यहाँ पे रसा है, मैक्सिको है, ओमान है, कजाकिस्तान है, अजरबैजान है, मलेशिया है, बहरीन है, ब्रुनेई है, दक्षिणी सूडान है और सूडान है। ये क्या है? नॉन, यानी सूडान में यहाँ पे देखो दक्षिणी सूडान और सूडान दोनों ही ओपेक प्लस कंट्रीज में शामिल है, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिकली ओपेक से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस। उम्मीद करेंगे आज की क्लास आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। देखिए इतनी सारी इंफॉर्मेशंस को नोट डाउन किया था कुछ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को तो मैंने
क्वेश्चन में सोचो कि प्रिपेयर्ड हो, मैंने कहीं बीच में कहा नहीं, बीच में 2 मिनट मान लो मैंने बच का शेयर किया अपने, लेकिन बाकी पढ़ाने पे फोकस था, उसके बावजूद क्लास आपकी 35 मिनट गई। और आपको बताऊं, मैं नेट इस कंटेंट को मैंने पहले पढ़ा, वैल्यूडेशन किया लगभग 1 घंटे, फिर 1 घंटे क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन को टाइप किया, इसकी फॉर्मेटिंग किया, जो भी छोटी मोटी जो फॉर्मेटिंग आती है, फिर क्लास बनानी बैठा, नेट 3 घंटे। ठीक है, जब मैं इस कंटेंट को ऑलरेडी पढ़ा चुका आपको, मतलब मेरी ऑलरेडी एक घटना सार और घटना चक्र पे लगातार क्लासेस चली ना, उसके बाद मुझे 3 घंटे लगे। तो 3 घंटे काम करके आपके पास 40-35 मिनट का, 36 मिनट का, 30 मिनट का एक इंपॉर्टेंट क्लास ला रहा हूं। तो नैतिक जिम्मेदारी तक कमेंट करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। धन्यवाद।